welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit and fine students and will be enjoying your online classes on your own YouTube channel Career Launcher Academy. So dear students, today I'm here with a special video for you that is related to common differences among adjectives and determiners. आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम जानेंगे कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन डिफरेंसेस अमंग सम हमारे डिटरमिनर्स के बीच में और कुछ एडजेक्टिव्स के बीच में जो बहुत कॉमनली हम वहां पर मिस्टेक कर देते हैं और बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे इंग्लिश को इंप्रूव करने में बहुत मदद करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जिसमें हम जानेंगे कॉमन डिफरेंसेस अमंग सम डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स आपको देखिएगा सबसे पहले हम इस कड़ी में लेते हैं जिसका हमें डिफरेंस जानना है। पहले नंबर पर हम ले लेते हैं मच और मैनी को। बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पर हम क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारे पास जो हमारे यहां पर हमने जो एडजेक्टिव लिया जो डिटरमिनर्स दिए हैं वो क्या है, मच एंड मैनी। मच और मैनी, मच और मैनी के डिफरेंस को कैसे समझे, कुछ एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मच होता है, मच को स्टूडेंट्स हमें किसके लिए यूज करते हैं, मात्रा के लिए। मात्रा को जब भी दिखाना हो तो हम किसको यूज करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर मच का यूज करेंगे। और जब संख्या की बात की जाए तो वहां पे किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, मैनी का यूज करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको यही जानना है। अर्थात अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास ब्लैंक दिया गया है, जब भी आपके पास एग्जाम में कोई ब्लैंक दिया गया है और वहां पर आपको मच और मैनी में से एक आपके डिटरमिनर्स को आपको चुनना है, तो आपको क्या देखना है कि ब्लैंक के बाद जो हमारा नाउन है, जो हमारा नाउन आया हुआ है, क्या वो काउंटेबल है, अर्थात वो क्या है, किसी मात्रा में है या संख्या में है, काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है, इसके ऊपर बहुत को डिपेंड करेगा। देखिएगा जैसे आई हैव डैश मिल्क, अगला सेंटेंस देखिएगा देयर आर डैश स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको यहां से डिफरेंस समझना है कि कहां पर आपको मच लगाना है और कहां पर मैनी। जैसे मैं बता चुका हूं मच का हम यूज करते हैं मात्रा के लिए और मैनी का यूज करते हैं संख्या के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, देखिएगा बाद में जो हमारे पास नाउन आया है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो आप देखेंगे मिल्क जो हमारा क्या है वो अनकाउंटेबल है या नॉन काउंटेबल इसको कहते हैं। तो अगर नॉन काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ मैनी कभी नहीं आ सकता क्योंकि वहां पर मात्रा की बात की जाएगी। तो आई हैव मच मिल्क, उसके बाद अगला देखिएगा देयर आर, यहां पर स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हैं तो क्या कहना पड़ेगा, मैनी स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा she has dash problems। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स डैश प्रॉब्लम्स। अगर आप देखिएगा आपको ये ना पता चले कि कोई नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आपको ना पता चले तो देखिएगा जब भी जो हमारा नॉन काउंटेबल नाउन होता है उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं साधारण परिस्थिति में। हाँ, एक आध जगह ऐसा हो जाता है जब हम उससे स्पेशल मीनिंग लेना चाहते हैं तो तब हम उसके बाद ऐसा लगाते हैं। अदरवाइज जो साधारण परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में उसके साथ कभी एस या एस का यूज नहीं होता। अब प्रॉब्लम के बाद हमने प्रॉब्लम्स बनाया है, अगर इसका प्लूरल बनाया गया है तो डेफिनेटली ये क्या है, काउंटेबल है। और काउंटेबल है तो क्या लगाना पड़ेगा, जो संख्या में है, अर्थात जो संख्या में है जिसको काउंट किया जाता है। तो सी हैज, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मैनी प्रॉब्लम, उसको बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको बहुत सारी समस्याएं हैं। अब देखिएगा दे हैव डैश मनी टू बाय दिस, इसको खरीदने के लिए उनके पास काफी पैसे हैं। हालांकि आप कहोगे कि मनी को गिना जाता है, लेकिन मनी को हमेशा एक यूनिट माना जाता है और इसको हमेशा मात्रा में काउंट किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, ये एक तरह से एक्सेप्शन है जो आपको यहां पर परेशान कर सकता है। हो सकता है आप इसको क्या मान लें कि पैसा गिना जाता है तो आप इसको क्या मान सकते हैं, काउंटेबल। लेकिन आपको ध्यान रखना है
जो टाइम है और मनी है उसको एक यूनिट माना जाता है, जबकि इनको हम दोनों को गिन सकते हैं, फिर भी उनको क्या माना जाता है, मात्रात्मक माना जाता है, यूनिट माना जाता है। तो आपके पास ये 3-4 एग्जांपल आपने जो 4 एग्जांपल आपने देखे हैं, तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि कहां पर हमें मच लगाना है और कहां पर हमने किसका यूज करना है, मैनी का यूज करना है। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि मच और मैनी का यूज कहां करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड। सेकंड नंबर पे हम लेते हैं, सेकंड पे लेते हैं सम और एनी को। सम और एनी का भी हम बहुत बार यूज करते हैं और जहां पर हम क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो जानते हैं सम और एनी में क्या डिफरेंस है, कि इन दोनों का जो यूज है वो एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है। तो कहां पर किसको यूज किया जाए, तो इसमें जो कॉमन चीज है पहले वो जान लेते हैं। कॉमन चीज क्या है, आपको जानकर यहां हैरानी होगी कि संख्या और मात्रा के लिए हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कहा कि मच मात्रा के लिए आता है, मैनी संख्या के लिए आता है। सम और एनी दोनों संख्या और मात्रा दोनों के लिए दोनों का यूज किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि आई हैव सम वाटर। अब यहां पे आप देखिएगा there are some students। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, आप समझ पा रहे होंगे कि आप देखिएगा यहां पर जो सम है वो क्या है, मात्रात्मक नाउन के साथ आया है, और यहां पर जो सम है वो संख्यात्मक नाउन के साथ आया है। और जबकि दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, अपने आप में दोनों की सेंस है। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि सम का हम यूज कर सकते हैं मात्रा के साथ भी, और सम का यूज करते हैं हम क्या है, किसके लिए, संख्या दिखाने के लिए भी। ऐसे ही एनी का अब कह देते हैं, देखिए सी हैज नॉट एनी सेंस। सेंस को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर एक किसके लिए आया है, मात्रा के लिए आया है। किसके लिए, मात्रा के लिए। और देयर इज नॉट एनी, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को हम गिन सकते हैं, पहले भी हमने यूज किया है। तो ये क्या है, संख्या दिखाने के लिए आया है। तो आपको यहां से ये स्पष्ट हो जाता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा सम और एनी है दोनों का यूज कर सकते हैं आप संख्यात्मक, यानी कि संख्या दिखाने वाले नाउन से पहले, अर्थात काउंटेबल नाउन से पहले, और नॉन काउंटेबल नाउन से पहले इनका यूज किया जा सकता है। फिर सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमें अब देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको डिफरेंस एक ही ध्यान रखना है, कि जब भी कोई सेंटेंस पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, तो वहां पर आप सम का यूज करेंगे। और जब भी कोई सेंटेंस कैसी सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, तो वहां पर आप एनी का यूज करेंगे। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या मिला, ना तो मात्रा और संख्या वाला इसमें कोई चेंज है, आप दोनों को संख्या या मात्रा दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई हैव सम मनी। और मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो वहां पर आप सम नहीं लगा सकते, वहां पर आपको लगाना पड़ेगा आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इसी प्रकार से कि क्लास में कुछ छात्र हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो सम लगाना पड़ेगा। और क्लास में कोई भी छात्र नहीं है, आपको लगाना पड़ेगा देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास, तब आपको लगाना पड़ेगा एनी। तो दोनों का डिफरेंस आई होप दैट कि आप समझ में आ गया होगा आपको कि सम और एनी का डिफरेंस जो है वो है सिर्फ सेंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में लगाओगे सम, और जब नेगेटिव सेंस आपको लेनी है तो आपको क्या लगाना है, वहां पर एनी। तो अब स्टूडेंट्स अब थर्ड नंबर पे करते हैं, आइए थर्ड नंबर पे करते हैं। अब डिफरेंस समझते हैं एल्डर और ओल्डर का। एल्डर और ओल्डर का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स आप दोनों को देख पा रहे हैं, दोनों ही हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है। एल्डर को हम ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है, जबकि ओल्डर जिससे बना है, किससे बना है, ओल्ड से बना है, और ओल्डर और इसकी सुपरलेटिव क्या होगी, ओल्डेस्ट। क्या होगी, ओल्डेस्ट। ये इसकी क्या है, डिग्रीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों का डिफरेंस क्या है कि ओल्ड है ना, एक से ज्यादा काम कर सकता है। ओल्ड का हम यूज कर सकते हैं व्यक्ति के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी।
ह्यूमन बींग्स के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स इसको थिंग्स जो वस्तुएं होती है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, जबकि एल्डर का आप यूज करते हैं सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए। पहला डिफरेंस आपको ये जानना है स्टूडेंट्स। जब भी आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, ब्लड रिलेशन दिखाना है। जब ब्लड रिलेशन में आपको किसी को बड़ा दिखाना है तो वहां पर आप सिर्फ क्या लगा सकते हैं, एल्डर लगा सकते हैं। ये तो चीज है जानने वाली। अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, नो, अगर मैं यहां पे लिख दूं नो, ठीक है, और क्या है, आपका ब्लड रिलेशन की बात नहीं है जहां पर, तो वहां पर आप दो व्यक्तियों को एक दूसरे से बड़ा दिखाने के लिए क्या लगाओगे, ओल्डर लगाओगे। या जो थिंग होती है स्टूडेंट्स, थिंग, उनके लिए भी आप क्या यूज करोगे, और ओल्ड की डिग्री यानी कि ओल्ड को यूज करोगे। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट टू द सेंटेंस आप डिग्री लगा दोगे। कंपैरिजन नहीं है तो ओल्ड है, कंपैरिजन करोगे तो ओल्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पुराना दिखाओगे तो आप क्या लगा दोगे, ओल्डेस्ट, यानी कि ओल्ड का मतलब बड़ा भी होता है और ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं राम इज माई एल्डर ब्रदर। राम मेरा एल्डर ब्रदर है। एल्डर क्यों है, ओल्डर क्यों नहीं है, कि राम के और मेरे बीच में क्या है, ब्लड रिलेशन है। ठीक है, यहां पे ओल्डर कह देना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब मान लीजिए राम मेरा पड़ोसी है, राम मेरा पड़ोसी है और मैं कहता हूं कि वो मेरे से बड़ा है, तो राम इज, उसमें क्या कहना पड़ेगा आपको, ओल्डर देन मी। राम इज ओल्डर देन मी, राम मेरे से बड़ा है, क्योंकि यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि राम का और मेरा कोई क्या ब्लड रिलेशन है। और कोई चीज के लिए हम और लगाते हैं, ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट वन, दिस इज द ओल्डेस्ट वन। कोई भी चीज है कि ये सबसे पुरानी है, तो पुराने के अर्थ में आप क्या लगाते हो स्टूडेंट, पुराने के अर्थ में, या जो अपना ब्लड रिलेशन में नहीं है उसके अर्थ में, उसको बड़ा दिखाने के लिए और ज्यादा पुराना दिखाने के लिए आप ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। जबकि ब्लड रिलेशन में आप किसका यूज करते हैं, एल्डर का यूज करते हैं। कि मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है। एल्डर का एक ही यूज है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, वो भी कब, जब दोनों के बीच में आपको एल्डर बड़ा दिखाना है लेकिन दोनों के बीच में क्या है, ब्लड रिलेशन है, तभी आप यूज करेंगे। अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो वहां पर आप ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंस इन द सेंटेंस। उस सेंटेंस में क्या सेंस आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे डिग्रीज का। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने फोर्थ नंबर पे। फोर्थ पे हम लेते हैं, फोर्थ नंबर पे लेते हैं स्टूडेंट फादर, हम लेते हैं फोर्थ नंबर पे लेते हैं फादर एंड फर्दर। स्टूडेंट्स इन दोनों को आपको जानना है, फादर एंड फर्दर, दोनों में काफी डिफरेंस है। आपने सुना होगा फार, दूरी के लिए यूज होता है फार, फार, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है फादर एंड सुपरलेटिव हो जाएगी फारदेस्ट, दूरी के अर्थ में। जब इसका यूज किया जाता है, इनका दूरी के अर्थ में, दूरी के अर्थ में, यानी कि कोई चीज दूर है, ठीक है, आप कह देंगे आप दिल्ली इज फार फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ से क्या है, दिल्ली क्या है, दूर है। हमने दूरी के लिए क्या यूज किया, ये। अगर कंपैरिजन करना होता कि मतलब चंडीगढ़ से दिल्ली दूर है या दिल्ली से चंडीगढ़ दूर है, ठीक है, पानीपत से अगर कंपैरिजन किया जाए तो दिल्ली से चंडीगढ़ दूर है, तो हम कंपैरिजन करते तो क्या करते, फारदर कर देते। और सबसे ज्यादा दूर है तो क्या कर देते स्टूडेंट, यहाँ पे फारदेस्ट कर देते। जबकि फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट या एडिशन, एडिशनल, एडिशनल, अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है। अब मैं इसका यूज कब करते हैं कि व्हाट is the further, what is the further action, ठीक है स्टूडेंट्स।
अगला एक्शन क्या है या एडिशनल इसके अतिरिक्त क्या होगा, तब आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, वहां पे लगाना आपको फर्दर लगना है। क्या लगाना, एक तो फार्दर, एक क्या है फर्दर, यानी कि व्हाट इज द फर्दर इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा और आपके पास क्या सूचना है, अतिरिक्त क्या सूचना है, या नेक्स्ट क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो इस सिचुएशन में हम लगाएंगे स्टूडेंट वहां पे क्या लगाएंगे, फर्दर। और फर्दर और फार्दर में काफी डिफरेंस है। फार का आपको मैं बता चुका हूं कि दूरी के लिए, और फर्दर नेक्स्ट या एडिशनल के अर्थ में इसका हम यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 5th नंबर पे लेते हैं लेटर, लेटेस्ट, लेटर एंड लास्ट। इन सभी का डिफरेंस समझते हैं कि कहां पर किसको यूज किया जाए। पहले आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लेटर का मतलब होता है LATER का मतलब होता है समय के समय के अनुसार देरी। ध्यान रखेंगे लेटर, जैसे लेटेस्ट का मतलब होगा स्टूडेंट्स, लेटेस्ट अब तक का नया या नई, जो भी आप कहना चाहिए, अब तक का नया, अब तक की नई। ठीक है, अब तक का जो नया है, जो भी हमारे पास लेटेस्ट है, अब तक का जो नया है उसके लिए लेटेस्ट। और लेटर का मतलब होता है स्टूडेंट LATTER कर दिया जाए तो क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार दूसरा। अब इन सभी के एग्जांपल से समझेंगे, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी। और लास्ट क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता ही, अंतिम, जिसके बाद और कुछ नहीं। अब देखिएगा, अब समय के अनुसार देरी। अब यहां से पहले के लिए एग्जांपल लेते हैं। यहां से पहले का एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, ही केम, वो आया, लेटर देन मी, मेरी अपेक्षा वो लेट आया, यानी कि समय के अनुसार। अगर आप सपोज कीजिए मैं 11 AM पर आया, तो वो कितने बजे आया दूसरा, 11, चाहे वो 11 के बाद 11:05 पे आया हो, तो वो आया मेरे से 5 मिनट क्या है, लेट है। यानी कि समय के अनुसार जब आप कंपैरिजन करते हैं और देरी दिखाते हैं, तो तब आपको लगाना चाहिए लेटर। क्या लगाना चाहिए, LATER। उसके बाद लेटेस्ट। अब देखिएगा, दूसरा लेते हैं हम, दूसरे के लिए एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, यानी कि अब तक की नई। ऐसा नहीं है कि इसके बाद और न्यूज नहीं आएंगी, उसके बाद और भी न्यूज आएंगी, लेकिन अब तक की नई न्यूज क्या है, अब तक की नई न्यूज क्या है, वो आपसे पूछा गया। तो उसके अर्थ अब तक का जो नया, अगर इस अर्थ में आपको यूज करना है तो लेटेस्ट को यूज करना है, लेटेस्ट। उसके बाद चलते हैं, देखिएगा थर्ड पे लेते लेटर के लिए, ठीक हो, राम एंड श्याम आर ब्रदर, वो दोनों भाई हैं, ब्रदर्स हैं। एंड लेटर इज माई फ्रेंड। तो यहां से समझना, आपको ध्यान से समझना है कि यहां पर देखिएगा राम और श्याम क्या है, दो भाई हैं। ये पहले नंबर पर है क्रम के अनुसार, ये दूसरे पे है। और क्रम के अनुसार जो दूसरे नंबर पर आया है, इसलिए हमने क्रम के अनुसार दूसरा, अर्थात राम और श्याम दो भाई हैं, और जो दूसरे नंबर पर कौन है, श्याम। श्याम मेरा क्या है, मित्र है। अगर आप क्रम के अनुसार दूसरा करेंगे, दूसरे का यूज करेंगे, क्रम के अनुसार दूसरा कौन है, यानी कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, क्रम के अनुसार, चाहे उसके बाद तीसरा भी क्यों ना हो, लेकिन हमने क्रम के अनुसार दूसरे वाले को लेना है, तो आप उसके लिए यूज करेंगे लेटर। उसके बाद लास्ट, लास्ट के लिए देखिए एग्जांपल, ठीक है, व्हाट इज द लास्ट न्यूज, जिसके बाद और कोई नहीं आएगी। व्हाट इज द लास्ट न्यूज, अंतिम खबर क्या है, अंतिम समाचार क्या है। तो आपको इस प्रकार से इन चारों का डिफरेंस समझना है। समय के अनुसार देरी, लेटर, अब तक का नया, लेटेस्ट,
ठीक है, क्रम के अनुसार दूसरा तो लेटर, ठीक है, उसके बाद और अब तक का और बिल्कुल अंतिम, अंतिम के अर्थ में आप किसको यूज करते हैं, लास्ट को यूज करते हैं। तो अब चलते हैं आगे, 6 पे रखते हैं, 6 नंबर पे रखते हैं, ईच एंड एवरी, ईच और एवरी का डिफरेंस समझते हैं, दोनों का डिफरेंस समझना स्टूडेंट्स। पहले ईच और एवरी का डिफरेंस समझते हैं। पहला डिफरेंस तो क्या होगा आपका, ईच आपको पता होना चाहिए, ईच हमारे पास दो फंक्शन कर सकता है, किसका, एडजेक्टिव यानी कि डिटरमिनर का भी हम यूज कर सकते हैं इसे, और एज वेल एज ये क्या हो सकता है, प्रोनाउन का भी काम कर सकता है। पहला डिफरेंस आपको यही जानना है। जबकि एवरी जो होता है वो सिर्फ किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर, दोनों में पहला डिफरेंस तो आपको यही रखना है कि एवरी जो है वो कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता। दोनों को मैं नाउन प्रोनाउन का यूज, दोनों को मैं यूज करके बताऊंगा कि कहां पर क्या है। आपको जो एवरी है, ईच है, उसको ध्यान रखना है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के लिए। जो हमारा ईच है वो दो या दो से अधिक के लिए भी आ सकता है, जबकि एवरी हमेशा क्या आता है, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए ही आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा दोनों का डिफरेंस, ईच स्टूडेंट गेट्स प्राइज, प्रत्येक जो छात्र है उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना, ईच के बाद जो हमारा, ईच के बाद जो हमारा नाउन होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो आप यहां पर आप ऐसा भी कह सकते हैं, एवरी स्टूडेंट गेट्स प्राइज। को ध्यान रखना है, ईच और एवरी दोनों के बाद ही आपको ध्यान रखना है जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, और जो नाउन होगा वो भी क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, ईच आता है, ठीक है, फॉर टू और मोर देन टू, दो के लिए या दो से अधिक के लिए, और एवरी हमेशा दो से अधिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि ईच हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, तो उसमें ईच के बाद हमेशा क्या मिलेगा आपको, ऑफ मिलेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जब भी ईच के बाद ऑफ आ जाता है तो वहां पर ईच जो होता है वो किस भूमिका में होता है, किस भूमिका में होता है, वहां पर वो प्रोनाउन की भूमिका में होता है। अगर ईच के तुरंत बाद आपका कोई नाउन आता है तो वो वहां पर उसकी विशेषता बताता है, तो वहां पर वो होता है एडजेक्टिव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ईच और एवरी का बस मेन डिफरेंस यही है कि ईच को हम दो या दो से अधिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, जबकि एवरी को हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम है। इसके बाद चलते हैं आगे और 7 नंबर पे जल्दी से कर लेते हैं, अनदर, एंड एनी अदर। इन तीनों का डिफरेंस जानते हैं जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, अनदर का मतलब होता है, अनदर आता है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के लिए कि उसके जैसा ही एक और, उसके बाद अदर आता है, आपको ध्यान रखना है, प्लूरल नाउन के साथ। और एनी अदर जब आता है वो आता है नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें आता है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ये आपको तीनों बातें समझनी है। अब मैं एक एग्जांपल के साथ इनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हम अनदर कब कहेंगे। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि क्या आपके पास कोई और दूसरा पेन है इसके जैसा एक, ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए डू
you have, do you have another pen? Another pen. ठीक है, क्या आपके पास कोई दूसरा पेन है? ठीक है, आपको ध्यान रखना एनी अदर सिंगुलर के साथ भी आ सकता है नेगेटिव सेंस में, और क्या है प्लूरल के साथ भी आ सकता है। वो ये कहे अगर नो आई हैव नॉट एनी अदर पेन, तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो उसमें आप क्या लगाओगे? एनी अदर। अगर पेन्स भी कहता तो तब भी लगा सकते थे। आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान सिर्फ किस में रखना है? किस में रखना है? अनदर और अदर में रखना है। अदर, ठीक है। अगर आपके पास कोई और दूसरे पेन है तो आपको क्या कहोगे? डू यू हैव, ठीक है, अदर, और यहां पर आपको पेन की जगह क्या करना पड़ेगा? पेन्स करना पड़ेगा, क्योंकि अदर के बाद हमेशा प्लूरल हमारा नाउन आएगा। एनी अदर के बाद, एनी अदर के बाद जब हम एनी अदर अलग अलग लगाएंगे तो उसके बाद प्लूरल और सिंगुलर दोनों आ सकते हैं, लेकिन अनदर का मतलब होता है दूसरा, एक दूसरा, तो उसके साथ भी हमारा सिंगुलर नाउन ही आएगा। एनी अदर के साथ हमारा हमेशा सिंगुलर नाउन ही आएगा, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, आई हैव अनदर पेन, तो एक और पेन है तो आई हैव अनदर पेन। मेरे पास दूसरे पेन है तो क्या होगी? आई हैव अदर पेन्स। और क्या मेरे पास कोई दूसरा पेन नहीं है? आई हैव नॉट एनी अदर पेन, मेरे पास कोई दूसरा पेन नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक बुक और है, आई हैव क्या है? अनदर बुक। आई हैव अनदर बुक, मेरे पास एक बुक और है, इसके जैसी आप ये ले सकते हैं। आई हैव अनदर बुक, मेरे पास दूसरी किताबें हैं। आई हैव अदर बुक्स आपकी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और मेरे पास कोई और बुक नहीं है, और ज्यादा बुकें नहीं है। आई हैव नॉट एनी अदर बुक्स। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इनका डिफरेंस समझ सकते हैं। अब चलते हैं एक डिफरेंस और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक एडजेक्टिव होता है हमारा गुड, और इसके साथ हम एक एडवर्ब लेते हैं वेल, जिसमें हम बड़ी दिक्कत करते हैं कई बार। गुड और वेल का डिफरेंस सबसे बड़ा तो यही है स्टूडेंट कि आपको अभी मैंने बोल के बता दिया, गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण, ठीक है, नाउन के साथ, और नाउन के को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, और प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए। जबकि वेल का जो है ना, वेल हमारी क्या होती है? एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब। तो ये दोनों एक दूसरे के स्थान पे वैसे नहीं आ सकते, दोनों की क्या है? क्लास अलग है, दोनों का वर्ग अलग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको किसी नाउन को प्रोनाउन को डिफाइन करना हो, किसको नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करना हो, तो आपको क्या लगाना चाहिए? वहां पे गुड लगाना चाहिए। और जब भी आपको क्या है? वर्ब को डिफाइन करना हो, किसको डिफाइन करना? वर्ब को, खुद एडवर्ब को या एडजेक्टिव को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगाना चाहिए वेल। जैसे कि वह अच्छा खेला, ही प्लेड, वह खेला, खेलने की विशेषता है, ही प्लेड वेल, वह अच्छा खेला। ठीक है, और वह अच्छा प्लेयर है, ही इज अ गुड प्लेयर। अब की बार प्लेयर की विशेषता है ना कि खेलने की विशेषता, तो यहां पर मैंने क्या लगाया? गुड लगाया, और जबकि यहां पर क्या लगाया? वेल लगाया है। तो हम यहां पे बड़ी दिक्कत करते हैं, वेल। ठीक है, ही इज गेटिंग वेल, वह अच्छा हो रहा है, क्योंकि एक गेटिंग वेल, वो अच्छा हो रहा है, उसकी हालात में सुधार हो रहे हैं। और कहता है ही इज गुड at study, he is good at study। अब वो क्या है? इसकी गुड अच्छा है, वह अच्छा है किसमें? पढ़ने में। तो इस प्रकार से आप गुड और वेल का क्या कर सकते हैं? डिफरेंस जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये वीडियो, हमने बहुत ही सिंपल चीजों को डिस्कस किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका आप यूज करके अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, और आपको ये पसंद भी आई होगी। अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।